ठीक। हेलो स्टूडेंट, जियोपॉल आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर। तो हमारा आज इनका सोर्स क्या रहेगा? द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस। तो देखते हैं आज की हमारा पहला क्या टॉपिक है। तो पहले हमारा रहेगा करंट अफेयर्स में प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ न्यूज। देखते हैं क्या है। पहला है पीएम जनमन स्कीम फॉर पीवीटीजीज इन केरला। तो ये न्यूज क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये पीएम जनमन स्कीम जो है ये शुरू की गई थी, ठीक है, 2023 में 2026 के लिए। अब ये न्यूज में क्यों है, क्यों ये न्यूज में आई है? क्योंकि इसमें से केरल की कुछ हेलो स्टूडेंट, जियोपोल आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 दिसंबर के करंट अफेयर, जिसमें हमारा सोर्स क्या रहेगा? द हिंदू, पीआईबी एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स की पहली न्यूज क्या है, देखते हैं। तो पहले हमारी प्रीलिम से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स रहेंगे, उनको देखते हैं। पहला क्या है? पीएम जनमन स्कीम फॉर पीवीटीजीज इन केरला। तो ये न्यूज में क्यों है पीवीटीजीज, देखते हैं। तो ये पीवीटीजीज स्कीम ये 15 दिसंबर 2023 में स्टार्ट हुई थी। और ये कब से कब के लिए रखी गई थी? ये 2023 से 26 के लिए रखी गई थी। अब पीवीटीजीज का फुल फॉर्म देख लेते हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, ये कितने स्टेट्स में लागू होगी? 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में लागू होगी। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो पीवीटीजीज हैं, इनमें जिस एरिया में ये रहते हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, पावर, ये सब सुविधाएं प्रोवाइड करी जाएंगी। तो आगे देखते हैं इसमें। तो कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं इस स्कीम से रिलेटेड, देखते हैं। तो ये हमने बताया न्यूज में क्यों है ये स्कीम। एक्चुअली क्या है, केरल की जो 5 पीवीटीजीज हैं, इनके लिए सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने नोटिफाई किया है। तो उन 5 ट्राइब के नाम देख लेते हैं केरल की। कट्टू नैकन, चोला नैकन, कुरुम्बास, कादर्स एंड कोरागास। ये जो केरल की 5 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनके नाम याद रखना, ये पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप। तो अब यहाँ पर ये कितनी ट्राइबल ग्रुप्स हैं? ये 26,000 ट्राइबल ग्रुप्स हैं और 6700 हाउस होल्ड में ये लोग रहते हैं। तो ये डेटा नहीं याद रखना है, बट हमें ये याद रखना है केरल की कौन सी ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो पीवीटीजीज के अंदर सरकार ने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट करने के लिए प्रोविजन बनाए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्राइबल ग्रुप के नाम याद होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। तो अब देखते हैं और कुछ चीजें इसमें। तो सरकार इसमें से 11 क्रिटिकल एरियाज में इंटरवेंशन करेगी और 9 मिनिस्ट्रीज का कोलैबोरेशन रहेगा। तो 11 इंटरवेंशन एरिया, वही इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब मिला के। और 9 मिनिस्ट्रीज कौन सी रहेंगी? जैसे रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति, हेल्थ, ऐसे ही 9 मिनिस्ट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी पीवीटीजीज के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो अब आगे देखते हैं इसमें से। इसमें से एक और डेटा, एक और स्कीम याद रखना है, क्या है? एसएनए स्पर्श आर्किटेक्चर। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं और हम की फैक्ट्स देखते हैं इसमें से। तो पीएम जनमन, तो सबसे पहले तो इसका हमें फुल फॉर्म याद रखना है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद इसकी नोडल मिनिस्ट्री, ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये याद रखना है इसमें।
और ये जो पीएम जनमन स्कीम है ये टारगेट करेगी केवल और केवल पीवीटीजीज को, ठीक है। सारी अदर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको केटर नहीं करती है, ये केवल और केवल पीवीटीजीज को फोकस करती है। उसके बाद इसमें एक और चीज है, एसएनए स्पर्श। ये क्या है? सिंगल नोडल एजेंसी। किसके लिए? पेमेंट के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक है, फंड एलोकेशन के लिए। ये एसएनए स्पर्श है और ये किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इसके अंदर ये काम करेगा, ठीक है। तो इसमें से एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी पीवीटीजीज हैं इंडिया में? तो 75, ये याद रखना है, 75 पीवीटीजीज आती हैं इस स्कीम के थ्रू। कुल मिला के इसमें 75, हमारे यहाँ ट्राइबल ग्रुप तो ज्यादा हैं बट 75 ही ट्राइबल ग्रुप्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये ट्राइबल ग्रुप ज्यादा वल्नरेबल हैं, ये ज्यादा पिछड़े हैं। तो ये भी याद रखना है, ये प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इनके बारे में और चीजें जानेंगे। अब ये न्यूज आज की हो गई, इसका शॉर्ट पीआईबी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्कीम क्या है हमारी? पीएम पीएम डिवाइन स्कीम। देखते हैं ये क्यों चर्चा में है। पीएम डिवाइन स्कीम फुल फॉर्म देख लेंगे, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पीएम डिवाइन स्कीम, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। और ये जो स्कीम है 100% सेंट्रली फंडेड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसका 100% फंड प्रोवाइड करेगी। कितना फंड प्रोवाइड किया गया है 2022-23 से लेकर 25-26 के लिए? 6600 करोड़ रुपए ये फंड प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें से ये फंड ना भी याद रहे तो एक्चुअली ये पीएम डिवाइन स्कीम कहाँ के लिए है, किस रीजन के लिए, ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई है। देखो, तो पीएम डिवाइन के ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। डेवलपमेंट जो गैप वहां पर है, जो डेवलपमेंट में नॉर्थ ईस्टर्न पीछे रह गया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पीछे रह गए हैं, उनमें डेवलपमेंट लाना है। लाइवलीहुड एक्टिविटीज मींस यूथ को, विमेन्स को स्पेशली टारगेट करना है कि वहां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब चीजें वहां डेवलपमेंट करनी है। पीएम गति शक्ति के थ्रू इसको लिंक किया जाएगा। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट के भी प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये मेंस में लिखने के काम आएंगे। आगे देखते हैं इसके की हाइलाइट्स क्या है इसकी। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तो सिंपल सी बात है, रोड्स, हेल्थ, टूरिज्म, स्टार्टअप कवरिंग। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट के कितने स्टेट हैं? 8 स्टेट को ये कवर करती है। 8 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कवर करती है ये स्कीम। अच्छा, ये स्कीम इंप्लीमेंट किसके थ्रू की जाएगी? किसके थ्रू इंप्लीमेंट की जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ डोनर का फुल फॉर्म डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इसके थ्रू ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी। अब देखो, हालांकि ये डोनर जो है, एक राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट भी ऑर्गेनाइज किया है इसने 2025 में। अब इस समिट का ऑब्जेक्टिव क्या रहा था? इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव रहा था कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए, ताकि वहां ये लोग स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर सके, ताकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। तो ये देखिए, किस किस में, टूरिज्म में इन्वेस्ट करें, हॉस्पिटैलिटी इसमें इन्वेस्ट करें, एग्रो फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करें, टेक्सटाइल में, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट में, हेल्थ केयर में, आईटी, आईटीईएस,
स्पोर्ट्स में, इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर समिट बुलाई गई थी, ताकि इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाएं, उनको मोटिवेट किया जा सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें से। हम्म हम्म, तो ये है पीएम डिवाइन डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म हमने देख लिया है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये स्कीम शुरू कब की गई थी? ये यूनियन बजट 2022-23 में शुरू की गई थी, याद रखेंगे। और ऑब्जेक्टिव तो इसका पता ही हमको, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए लाई गई थी। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी ये भी हमने देख लिया है, डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये मिनिस्ट्री रहेगी। और ये जो स्कीम है केवल और केवल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को ही फोकस करती है, अदर रीजन में डेवलपमेंट के लिए अदर स्कीम है, ये केवल और केवल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट करने के लिए लाई गई है। तो ये स्कीम याद रखेंगे, पीएम डिवाइन, इसकी मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है, तो देखते हैं। हाँ, पीछे वाली जो न्यूज रही है पीएम डिवाइन का, उसका सोर्स देख लेंगे, उसका सोर्स रहा है पीआईबी। अब नेक्स्ट हमारी न्यूज है लेवरेजिंग इंडिया थोरियम रिजर्व, मतलब हमारे इंडिया में थोरियम बहुत ज्यादा पाया जाता है, उस थोरियम का यूज करके हम कैसे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में सेल्फ रिलायंस बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इस बारे में ये न्यूज है। तो देखते हैं थोरियम का कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सरकार ने क्या टारगेट रखा है? सरकार ने ये टारगेट रखा है कि हमारी जो अभी न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, एनर्जी जो बन रही है, अभी तो हम सिर्फ 8 गीगावाट ही बना रहे हैं, और हमें 2047 तक इसका टारगेट कितना लेके जाना है? 100 गीगावाट। तो इसमें से जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ यूरेनियम की कमी है, हमें यूरेनियम को इंपोर्ट करना पड़ता है, मगर हमारे यहाँ थोरियम एबंडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो थोरियम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इस गोल को अचीव करने में, और इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी में आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। तो देखते हैं कुछ और चीजें। देखो कुछ फैक्ट देख लेते हैं इससे थोरियम से रिलेटेड। इंडिया द थोरियम जायंट, हमने बताया कि इंडिया में बहुत सारा थोरियम मिलता है ना। तो देखो वर्ल्ड के, दुनिया के लार्जेस्ट रिजर्व थोरियम के कहाँ मिलते हैं? इंडिया में ही मिलते हैं। उसके बाद अच्छा ये मिलता कहाँ है? मेनली केरल में। कौन सी स्टेट्स मिलता है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, और उड़ीसा, झारखंड, इन एरिया में भी मिलता है। किसमें मिलता है? मोनाजाइट सैंड में मिलता है। ठीक है, कुछ इस थोरियम की कैपेसिटी देखते हैं क्या है। अगर आपने 1 kg थोरियम ले लिया तो क्या होगा? इससे 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो क्या है 1000 घरों को 1 साल तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती रहेगी। तो समझ सकते हो कितना ज्यादा इसका पोटेंशियल है। और अगर कीमत में देखा जाए तो वर्थ 1.5 मिलियन डॉलर, इतने पैसे की इलेक्ट्रिसिटी पर केजी थोरियम से बनाई जा सकती है। तो सोचो कितना ज्यादा पोटेंशियल है इसका। तो ये मैप में देखेंगे थोरियम डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ, हालांकि हमने अभी पीछे देख लिया है। ये देखिए झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, और केरल, यहाँ पर थोरियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। किसमें? मोनाजाइट सैंड में। तो हाँ, देखते हैं। अच्छा, प्रेजेंट में हम कितने परसेंट न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं? सिर्फ हमारा 3% है अभी, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। अब देखो जरा, देखो जरा यहाँ पर। अच्छा, हम अगर न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगे तो इससे फायदा क्या होगा हमारा? जो हमारा टारगेट है ना, नेट जीरो कमिटमेंट बाय 2070,
नेट जीरो, कार्बन न्यूट्रल होने का जो टारगेट है, ऑब्वियस सी बात है इसमें हमें मदद मिलेगी, इसमें हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें पोल्यूशन बहुत कम होता है। हम जो फोसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी है, कोल, पेट्रोलियम, इन सब पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगेंगे। अब देखो, मगर थोरियम में एक थोड़ी कमी है, इसका डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली इसमें है क्या, ये नेचर में ना थोरियम 232 के फॉर्म में मिलता है, और ये एक फर्टाइल मटेरियल है। फर्टाइल मीन्स ये देखो, ये कैसा है, फर्टाइल है। कैसा है? फर्टाइल मटेरियल है। फर्टाइल तो है बट नॉट फिसाइल मटेरियल। ये फिसाइल मटेरियल नहीं है। तो ये मतलब फिसाइल नहीं है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। इस थोरियम को हमें पहले यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूरेनियम 233 को हम न्यूट्रॉन को अटैक करा के, न्यूट्रॉन का अटैक करा के चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और इससे हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। मगर थोरियम के साथ ये नहीं है। थोरियम को पहले हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करने की 3 स्टेजेस है। देखते हैं वो 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस प्रोग्राम। देखते हो। तो 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1, स्टेज 1 में हम क्या करेंगे, नेचुरल यूरेनियम 233 ले लेंगे, और इसको प्रेशराइज हैवी वाटर, ये जो हमारा रिएक्टर है, इस पे हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे, और यहाँ पर न्यूट्रॉन का अटैक करा देंगे, और चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। क्या इस तरीके से काम हमारे इंडिया में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये कहाँ पर देखो, काकरापाड़ा, ठीक है, रावत भाटा, नरौरा, कैगा, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये 220 और 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर के ये थर्मल रिएक्टर है। ठीक है, तो स्टेज 1 में तो बनाई जा रही है। अब स्टेज 1 में हमने क्या किया कि नेचुरल यूरेनियम का यूज किया, ठीक है, कर लिया, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी बना ली। अब देखो स्टेज 2 क्या होता है। स्टेज 2 में क्या होगा, प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब इसमें से हम ना सेकंड स्टेज में प्लूटोनियम डालेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, और इसमें से जो बचा हुआ यूरेनियम है, ठीक है, ये जो हमारा मतलब जो इसमें बच जाता है, उसको क्या करेंगे, डिप्लेटेड, देखो डिप्लेटेड यूरेनियम को डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लूटोनियम डाल दिया और डिप्लीटेड यूरेनियम को डाल दिया, जो इस स्टेज से बचा हुआ है। इसके बाद होगा क्या, ये अच्छा देखो, इसमें से ये और ज्यादा प्लूटोनियम को जनरेट कर देगा। क्या करेगा, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी तो बनाएगा ही, ये इलेक्ट्रिसिटी तो बनाएगा ही, देखो बोथ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और ब्रीड करेगा ज्यादा प्लूटोनियम को ये ब्रीड करेगा, प्रोड्यूस करेगा। फिर हमारी अगली स्टेज क्या होगी, अब थर्ड स्टेज में देखते हैं। देखो थर्ड स्टेज क्या है, हमारे पास ज्यादा अमाउंट में प्लूटोनियम मिल गया। अब क्या करेंगे, हम इसमें प्लूटोनियम जो डाला है, और ये हमारा जो थोरियम है, ठीक है, 232 वाला, इसको क्या करेंगे, इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें यूरेनियम फ्यूल मिल जाएगा। ये देखो, ये थोरियम 232 मिला देंगे, और अब हमें मिल जाएगा यूरेनियम, ठीक है, 233 मिल जाएगा, और यही हमें चाहिए था। तो इस 3 तरीके से हम ये 3 स्टेज का यूज करके उस थोरियम से यूरेनियम पा सकते हैं, और तीनों के तीनों स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगी। तो अब ये थर्ड स्टेज में क्या कहीं काम हो रहा है, देखते हैं क्या थर्ड स्टेज में काम हो रहा है। हालांकि पहले सेकंड स्टेज में देखते हैं। सेकंड स्टेज में ये हमारा भाविनी जो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये तमिलनाडु में कलपक्कम, यहां पर ये काम कर रहा है। ठीक है, और हमारी जो थर्ड स्टेज में है, इसमें भी हम वर्किंग कर रहे हैं, इसमें भी हम काम कर रहे हैं, ताकि इस स्टेज को भी हम यूटिलाइज कर सके, और थोरियम को हम यूटिलाइज कर सके इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। अब देखो
अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं, अगर हम कर पा रहे हैं, तो हम रसिया के बाद सेकंड नंबर के पूरे दुनिया में ऐसे कंट्री बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से थोरियम का अगर हम यूज कर पाए, और ठीक है, हालांकि हम कर लेंगे, इस पे हमारा वर्क चल रहा है, तो हम हमारा जो टारगेट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का न्यूक्लियर एनर्जी से, वो हम अचीव कर पाएंगे, और उसके बाद हमारी जो यूरेनियम पे डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे ये चीजें। अच्छा, कुछ की फैक्ट जान लेते हैं इस थोरियम के बारे में। देखो, इंडिया में वर्ल्ड के लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व पाए जाते हैं, हमने देख लिया। ठीक है, कितना है हमारे पास थोरियम? थोरियम दुनिया में जितना है, वर्ल्ड में जितना है, उसका 21 से 25% तो हमारे यहाँ ही थोरियम है। उसके बाद है, अच्छा, थोरियम ने देख लिया मेनली 232 के फॉर्म में मिलता है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पाया जाता है, किसमें? मोनाजाइट सैंड, हमने देख लिया अभी। ठीक है, किन स्टेट में पाया जाता है? ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा। ठीक है, इन। अच्छा, ये भी हमने देखा। थोरियम फर्टाइल है, फर्टाइल में डायरेक्ट ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली क्या है कि इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, पीछे हमने तीनों स्टेज देख ली, तो ये फिसाइल नहीं है, इसको फिसाइल बनाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने बोला था कि अगर हमें न्यूक्लियर एनर्जी में, अगर हमें आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बनना है, तो हमें ये तीनों स्टेज डेवलप करनी पड़ेगी। तो इस वजह से होमी भाभा को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, पूछी जा सकती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, मेंस में भी आ सकता है, तो इसको तैयार रखेंगे, ये फैक्ट जरूर याद रखेंगे। और ये जो 3 स्टेजेज हैं, प्रीलिम्स में तो इतना नहीं आएगा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, बट मेंस में क्वेश्चन बन सकता है ये 3 स्टेजेज क्या होती हैं। और इससे रिलेटेड फैक्ट ये जो है कि इंडिया लार्जेस्ट थोरियम के रिजर्व है, ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो इसका सोर्स क्या रहा है? पीआईबी। तो ये न्यूज भी हमारी कवर हो गई। अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। प्राइम मिनिस्टर कन्फर्ड, ठीक है, विथ द ऑर्डर ऑफ ओमान। कुल मिला के ये न्यूज क्या है, ओमान की सरकार ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को ओमान का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, वो मोदी जी को दिया है। बस यही न्यूज है। अच्छा, क्यों दिया है? देखो, अभी हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था कि हमारा ओमान के साथ सेपा, ठीक है, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है जो ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, और मोदी जी की वेस्ट एशिया में काफी अच्छी लीडरशिप दिखाई गई है मोदी जी के द्वारा। इस वजह से ये सब देखते हुए ओमान की सरकार ने ये अवार्ड दिया है। ठीक है, मोदी जी को, ये याद रखेंगे। तो देखो, किसने ये अवार्ड दिया है? देखो, ओमान के जो सुल्तान है हैथम बिन तारिक, इन्होंने ये दिया है। ठीक है, क्या है? ऑर्डर ऑफ ओमान ऑन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्यों दिया है? हमने देखा है कंट्रीब्यूशन, इंडिया और ओमान के रिलेशन मजबूत हुए, सेपा साइन हुआ है रिसेंट में, और वेस्ट एशिया में लीडरशिप को इम्प्रूव करने के लिए दिया गया है अवार्ड। देखो जरा, ओमान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान, ये सब प्रीलिम्स के फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? पर्सियन गल्फ। ओमान के नेबरिंग कंट्री कौन से? यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन, येमेन, ये चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ पर सिविल वॉर सा छिड़ा हुआ है, हौती रिबल्स यहाँ लड़ाई करते रहते हैं। ठीक है, और ये तो पाकिस्तान है ही अरेबियन से। ठीक है, तो ओमान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में फैक्ट प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं आगे। अच्छा, ये जो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ ओमान, ये हाईएस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये कब बनाया गया था? ये 1970 में बनाया गया था, 1970 में बनाया गया था, बाई सुल्तान कबूस बिन सैयद ने बनाया था। ठीक है, तो ये मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इसका भी सोर्स पीआईबी रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज। देखो नेक्स्ट न्यूज क्या है, इसरो लॉन्च ऑफ यूएस सैटेलाइट शेड्यूल्ड ऑन 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को हमारा इसरो यूएसए का एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा, ठीक है। वो क्या है देखते हैं। यहाँ पर देखो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएसए का एक सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, ब्लू बर्ड। ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये 6500 केजी का है। इस सैटेलाइट को हम लॉन्च करेंगे, ठीक है, इसरो हमारा लॉन्च करेगा 24 दिसंबर को। देखो अब क्या है कि हाईलाइट देख लेते हैं इसमें से। की हाईलाइट्स, तो अब ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा पता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, इसका व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है, किस व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं ना, उसका एक व्हीकल होता है, किसी से तो उसको लॉन्च करोगे, आपको कहीं जाना है तो आप गाड़ी से जाते हो ना, व्हीकल से, तो ऐसे इसका भी कोई व्हीकल होता है, उस व्हीकल का नाम क्या है। देखो, हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV-M6, ये व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। और ये हैवी से हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए इसरो ने बनाया है, ठीक है। तो अच्छा, ये लॉन्च, अच्छा ऑर्बिट कौन सी होगी, ये लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट की रेंज कितनी है, कह सकते हो कि 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई में ये जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उन्हें लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहते हैं। और ये मोस्टली इस रेंज में ना कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही लॉन्च किए जाते हैं। अच्छा, ये जो सैटेलाइट है यूएसए लॉन्च कर रहा है, एक्चुअली ये ब्लू बर्ड है क्या, ये ना 24x7 आवर हाई स्पीड मोबाइल में इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। और किन एरियाज में, जो थोड़े ऐसे एरिया हैं जहां पर अभी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, जैसे हिली एरिया, पहाड़ी एरिया, डेजर्टिक एरिया, तो ऐसे एरियाज में, कोस्टल एरियाज, ऐसे एरियाज में ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में, ठीक है, याद रखोगे ये चीजें। उसके बाद आगे और कुछ देखते हैं। अच्छा, क्या इस, ये जो LMV-3, ये जो हमारा व्हीकल है, क्या इससे हम ये पहला ही सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, नहीं, इसके पहले भी हम लॉन्च कर चुके हैं, ये भी याद रखना। यूपीएससी पूछ सकता है कि क्या ये हमारा सिर्फ पहला है, नहीं पहला नहीं है, इसके पहले भी लॉन्च कर चुके हैं इस व्हीकल से। देखो चंद्रयान हमने इसी से लॉन्च किया था, चंद्रयान 2, ठीक है। और क्या क्या लॉन्च कर चुके हैं, वन वेब कॉन्स्टिलेशन लॉन्च इन 2022-23, ये भी लॉन्च किया गया है। उसके बाद CMS कम्युनिकेशन सैटेलाइट 2025 में ये लॉन्च किया गया है। तो ये व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये जो LMV-3, ये जो व्हीकल है, इससे कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं और रिसेंट में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो अब कुछ इसरो के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं, इसरो के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। देखो, इसरो ये कब स्टैब्लिश किया गया था, 1969, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। किसने किया था, फाउंडर कौन रहे थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोला जाता है, तो इन्होंने स्टैब्लिश करवाया था, ठीक है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु कर्नाटक में, याद रखेंगे सारे स्टूडेंट। उसके बाद अच्छा, इसरो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कौन सी है, देखो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ये अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के आता है। कुल मिला के इसरो जो है डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करता है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन रहेंगे, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है ना, इसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो चेयरमैन रहते हैं, ठीक है। और एक्स ऑफिसियो, जैसे जो भी पर्सन इसका सेक्रेटरी बनेगा वो इसका चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है, यही होता है एक्स ऑफिसियो, अलग से शपथ नहीं लेनी होती है, ठीक है, वो डायरेक्ट इसके चेयरमैन बन जाते हैं। इसका सोर्स द हिंदू रहा है, ठीक है, याद रखोगे। अब यहाँ पर एक स्पोर्ट्स की न्यूज है, उसको देख लेते हैं। हम्म, देखो, तिलक तिलक वर्मा, ये जो हमारे क्रिकेटर है, ये बिकम इंडिया फास्टेस्ट
रन बनाने वाले बन गए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, इंडियन बैटर विद मोस्ट मोस्ट T20, ठीक है, में T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, तिलक वर्मा ने 73 में 73 बनाए 42 बॉल्स में, और टोटल रन कितने बनाए हैं देखो, 496 इन 10 इनिंग्स में से। ठीक है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, ये 429 रन रोहित शर्मा के रहे हैं। ठीक है, याद रखोगे। तो ये न्यूज, हालांकि यूपीएससी के लिए इस टाइप की न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है, बट वनडे एग्जाम में ऐसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखो जरा, तो ये देखो फोटो है तिलक वर्मा। ठीक है, हार्दिक पांड्या ने भी हार्दिक पांड्या एक्चुअली क्या है ना, ये सेकंड फास्टेस्ट इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी। देखो जरा ये कहाँ पर, ये देखो, एक तो पहले तो युवराज सिंह ने बनाई थी, युवराज सिंह ने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी ना, युवराज सिंह। 1 मिनट। युवराज सिंह ने बनाई थी फास्टेस्ट सेंचुरी, 12 बॉल पे बनाई थी। ठीक है, T20 मैच चल रहा था, 2007 का वर्ल्ड कप था इसमें, और बॉलर कौन था, स्टुअर्ट ब्रॉड, ये बनाई थी, इसी में 666 मारे थे इन्होंने। तो ये फैक्ट थोड़ा वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हार्दिक पांड्या का क्यों फोटो है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने भी 16 बॉल पे बनाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, ये सेकंड फास्टेस्ट है। इसका सोर्स द हिंदू रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज वनडे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और पीसीएस के में ऐसे कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये है, ये देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर्मर रिफ्यूजी विल लीड यूएन रिफ्यूजी एजेंसी। मतलब ये जो यूएन रिफ्यूजी एजेंसी है, इसके जो कमिश्नर बने हैं वो खुद ही एक रिफ्यूजी रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप में खुद ही रिफ्यूजी रहे हैं, तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखते हैं क्या है ये, देखो देखो, ये है कौन, यूएन जनरल असेंबली ने क्या किया है, इलेक्ट किया है बरहम अहमद साली को क्या अपॉइंट किया है, यूएनएचसीआर का नेक्स्ट हाई कमिश्नर। ठीक है, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसका पहला सॉरी इसका फर्स्ट रिफ्यूजी हाई कमिश्नर बनाया है इन्होंने। अच्छा, ये फॉर्मर पहले इराक के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और कुर्दिश पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। मीन्स जो कुर्दिश लोग हैं, जो ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, उनके लिडर रहे हैं। देखते हैं अब। अच्छा, ये कब से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा, इनका जो कार्यकाल 5 ईयर का रहेगा। ठीक है, और ये 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद, अच्छा ये तुमने देख ही लिया, फर्स्ट फॉर्मर, ये रिफ्यूजी, मतलब ये खुद ही रिफ्यूजी रहे हैं। अच्छा, ये किसको सक्सीड करेंगे, मतलब इसके पहले कौन कमिश्नर था यूएनएचसीआर का, वो थी, देखो, इटालियन डिप्लोमेट फिलिपो ग्रैंडी, ये रही थी, ये 2016 से रही थी। अब ये हट जाएंगी, इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। ठीक है, ये हट जाएंगी और अब ये बनेंगे। ठीक है, ये 2 टर्म रही है, तो ये हट जाएंगी, अब ये बनेंगे। अब देखो जरा यहाँ पर यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है, एक्चुअली न्यूज में इस वजह से है कि मणिपुर की हाई कोर्ट ने अलाउ किया है कि जो म्यांमार के रिफ्यूजी हैं वो यूएनएचसीआर में अपनी प्रॉब्लम को लेके जा सकते हैं। ठीक है, रिफ्यूजी के लिए प्रॉब्लम सुनती है तो यहाँ पर वो जा सकते हैं, मणिपुर की हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। ठीक है, अच्छा ये तुमने देख ही लिया, यूएनएचसीआर जो है यूएन से एफिलिएटेड है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बनी कब थी, ठीक है, यहाँ पर याद रखोगे, ये 1950 में बनी थी, 1950 में बनी थी, याद रखोगे ये चीजें। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन तो ऑब्वियस सी बात है, जो रिफ्यूजी हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। अचीवमेंट, इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 1954 और 1981 में, नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। कुछ अलग इस पे कंसर्न भी है, जो डेवलप्ड कंट्री आवाज उठाते रहती हैं कि ये जो यूएनएचसीआर है ना, ये क्या करता है, ये रिफ्यूजी को प्रमोट करता है हमारे देशों में, तो ये एक कंसर्न है। ठीक है, ये सारी चीजें, तो और कुछ देखते हैं इसके बारे में, और क्या न्यूज है, देखो, हम्म चलो इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये, ठीक है। अच्छा, ये हमने बोला था
कि ये खुद रिफ्यूजी रहे हैं, ठीक है साले, ये खुद रिफ्यूजी रहे हैं। तो एक्चुअली क्या था ना कि इराक में जब सद्दाम हुसैन का रूल आया तो वहां से इनको भागना पड़ा। हालांकि 1960 में पैदा हुए थे, इनका बर्थ डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कहाँ से भागे थे, ये इराक से इनको भागना पड़ा था क्योंकि सद्दाम हुसैन का रूल आ गया था वहां पर। और ये सद्दाम हुसैन इनको पसंद नहीं करता था क्योंकि ये कुर्दिश लोगों की आवाज उठाते थे, और सद्दाम हुसैन नहीं चाहता था कि वहां पर एक कुर्दिश लोग अपनी ऑटोनॉमी की डिमांड उठाएं, मतलब अलग एक एरिया, अलग मतलब देश की मांग उठाएं, ये चाहता नहीं था ये सद्दाम हुसैन। तो इस वजह से ये इनको यहाँ से भागना पड़ा था, एक कुर्दिश पॉलिटिशियन रहे हैं। हालांकि फिर ये लौट के आए इराक में, और इराक के प्रेसिडेंट भी रहे। देखो ये 2018 से 22 तक, 2022 तक ये प्रेसिडेंट रहे, जहां से भाग के गए थे वहां के प्रेसिडेंट भी बने ये। उसके बाद अभी तो हमने देखा यूएन हाई कमिश्नर भी बनाए गए हैं ये। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये हमने देखा बनी कब थी, ये यूएनएचसीआर, यूएन जनरल असेंबली में 1950 में बनाया था। ये तो हमने डेटा देख चुके हैं। उसके बाद देखो इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना, जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कुछ और बातें देख लेते हैं इसके बारे में। देखो अच्छा, यूएनएचसीआर करता क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जो रिफ्यूजी हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके वेलबींग के लिए काम करता है। जो असाइलम सीकर हैं उनको असाइलम प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टेटलेस पीपल हैं उनकी आवाज सुनता है, ठीक है। जैसे रोहिंग्या रिफ्यूजी के बारे में बोला जाता है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड स्टेटलेस पीपल हैं, तो उनकी आवाज उठाता है, ये सारी चीजें। और इंटरनेशनल प्रोटेक्शन देता है ये रिफ्यूजीज को, ठीक है ये। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। ये 1951 की जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है ना, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। मतलब ये यूएनएचसीआर इंडिया को बाध्य नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि आप हमारी बातें मानो और रिफ्यूजी को अपने यहाँ शरण दो, ठीक है। तो हम फोर्स नहीं कर सकता हमें, क्योंकि हम इसके सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है इवन, मतलब ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर रिफ्यूजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो हम ये लाइन कोट करेंगे कि इंडिया भाई यूएनएचसीआर का सिग्नेटरी नहीं है, तो मतलब ये कंट्री, मतलब ये यूएनएचसीआर हमें फोर्स नहीं कर सकता। हाँ हाँ, हम अपनी विलफुली रिफ्यूजी के साथ उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उनको मान लो कि रखते हैं, वो हमारे ऊपर है, इंडिया के ऊपर है, बट ये हमें फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, याद रखोगे। चलो देखते हैं। तो ये थी हमारी प्रीलिम से रिलेटेड सारी न्यूज। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आप इसमें जो फैक्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम। देखो अब देखो, अब हमारी मेंस से रिलेटेड कुछ न्यूज हम देखते हैं, ठीक है। मेंस के पर्सपेक्टिव से, मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट है, देखो मेंस के लिए द सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, मतलब इंडिया अपने डिफेंस प्रोडक्शन को मजबूत करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, ठीक है। पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या है एक्चुअली। क्या है, इंडिया जब आजाद हुआ तो क्या है कि हमने जो डिफेंस वगैरह है ये गवर्नमेंट सेक्टर में रख दिए। प्राइवेट का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ही मतलब ना के बराबर था। केवल प्राइवेट प्लेयर थोड़ा इंपोर्ट कर सकते थे, मैन्युफैक्चरिंग में हमने उनको बहुत ही ज़्यादा छूट दी नहीं थी, क्योंकि हम चाहते थे हम अपनी स्ट्रेटेजिक अटोनमी रखें, और प्राइवेट प्लेयर क्या हमारी स्ट्रेटेजिक अटोनमी कंप्रोमाइज ना करवा दें, इस वजह से हमने उनको छूट नहीं दी। हालांकि अब सरकार ने इसमें मतलब छूट दी है, प्राइवेट प्लेयर की भी एंट्री करवा रहे हैं, ताकि हमारा जो डिफेंस है, डिफेंस प्रोडक्शन है, उसको मजबूत किया जा सके। तो देखते हैं इसमें से कुछ फैक्ट। देखो 1 मिनट। तो हम अपना डिफेंस बेस को इंडिया 1947, सॉरी, ठीक है, हम 2047 तक ऑब्वियस सी बात है हमारा डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, बनने का टारगेट है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हम अपना डिफेंस प्रोडक्शन भी मजबूत करना चाहते हैं, डिफेंस बेस अपना मजबूत करना चाहते हैं। इससे फायदा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है हमारी नेशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक रेजिलियंस आएगी, हम दूसरे पे इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंस नहीं रहेंगे,
जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा हमारा। भाई हम अगर अच्छा खासा डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो आसपास के एरिया में हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ही, सिंपल सी बात है, ठीक है। और हम सेल्फ रिलायंस भी हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ग्लोबल इंटीग्रेशन भी हमारा होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। अब देखते हैं कुछ यहाँ पर कुछ ट्रेंड देखते हैं इससे रिलेटेड। देखो पहले क्या था कि अगर देखा जाए तो डिफेंस में देखो 77 तो 77% तो गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। प्राइवेट प्लेयर का कितना है? 23%। हालांकि अब जो है ना, प्राइवेट प्लेयर को सरकार ने जब से अलाउ किया है, तो देखो काफी ज्यादा तेजी से प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन है, वो डिफेंस में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। ये ग्राफ देखो, ठीक है। अब देखो जरा, देखो थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्या है बैकग्राउंड। देखो जैसा कि हमने बात किया था कि आजादी के बाद प्राइवेट पार्टिसिपेशन सरकार ने लिमिटेड रखा था, ठीक है। इससे हालांकि नुकसान ये होता था कि हमें जो अपने डिफेंस के इक्विपमेंट हैं या डिफेंस की जो भी वेपन्स हैं, वो सब इंपोर्ट करने पड़ते थे। और इसमें एक और चीज थी, देखो हम अपने प्राइवेट प्लेयर को तो अलाउ नहीं करते थे, मगर दूसरे देशों की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनसे हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस की चीजें। तो ये एक हिसाब से बहुत ही नुकसान था इंडिया के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, हालांकि ये हम ऐसा कर क्यों रहे थे, एक्चुअली क्या है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ठीक है, उसको बना के रखना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी जो है कि हम वल्नरेबल हो जाएं। प्राइवेट प्लेयर पे हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे उस समय, ठीक है। तो हम वल्नरेबल नहीं होना चाहते थे इसमें, कि कल को मान लो प्राइवेट प्लेयर उतनी सप्लाई ना करे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये सब पे हम चाहते थे कि सरकार ही ये सब चीजें सरकार के अंडर ही रहे। तो हालांकि फिर हमने ये चीज को हटा दिया है। हमने अब क्या है कि प्राइवेट प्लेयर भी इसमें आएंगे। देखो तो पोस्ट रिफॉर्म, तो हमने रिफॉर्म क्या किए हैं, हमने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए इंडस्ट्री को ओपन कर दिया है, सिंपल सी बात है। और एफडीआई नॉर्म्स, जो फॉरेन प्लेयर हैं वो भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जो ऑर्डिनेंस हमारी फैक्ट्री है जो डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती हैं, उनको भी, उनमें भी हमने मॉडर्नाइजेशन किया है, प्रोफेशनलिज्म लेकर आए हैं, ठीक है। वो भी मतलब अच्छे से काम करें, प्राइवेट कंपनी जैसे काम करती है वैसे ही ये काम करें, ठीक है। तो ये भी हम करना चाहते हैं। उसके बाद है हम वेपन का भी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं मेक इन इंडिया के अंडर, ठीक है। तो ये सब के लिए, इन सब की वजह से देखो फायदा क्या हुआ हमारा, हमारा रिजल्ट क्या निकला है। हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है डिफेंस प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट्स में भी, ठीक है। देखो 80 प्लस कंट्री को हम अपना डिफेंस प्रोडक्शन, जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट तैयार हो रहा है, उनको हम सेल भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये फायदे देखने को मिले हैं। हम्म तो हम डिफेंस प्रोडक्शन को अपना बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर को भी अलाउ कर रहे हैं। तो इससे हमारा डिफेंस प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो इसका स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये देखते हैं जरा। तो पहली बात तो ये है कि देखो एक और चीज है कि भाई आपने देखा यूरोप में, वेस्ट एशिया में, यहाँ पर तो क्राइसिस, क्राइसिस इन द सेंस कि रसिया यूक्रेन वॉर, देखो हम रसिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएं, वहां से हमारी वेपन सप्लाई रुक जाए, ठीक है। वहां से हम जो इंपोर्ट करते हैं तो वो हम चाहते नहीं। वेस्ट एशिया में टेंशन रहती है, इजराइल के साथ भी हमारे जो मतलब ट्रेड डील होती है इसको वेपन इंपोर्ट करने को लेके। अब वेस्ट एशिया में देखो अगर टर्मोइल रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो, अगर मान लो इसे ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाए तो फिर इंडिया को तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने इसमें से। उसके बाद क्या है, हाँ यही है, इससे हमें स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस भी रहेगा। अगर वहां से हमारा इंपोर्ट नहीं भी हो पाता है तो ऑब्वियस सी बात है हम खुद ही बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है देखो एक और चीज है, हमें इसमें आत्मनिर्भर बनना क्यों चाहिए। अब भाई देखो हमारे जो बॉर्डरिंग कंट्री है, बॉर्डरिंग एंड मैरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंज, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे जो हॉस्टाइल नेबर हैं, इनकी वजह से भी हमें यहाँ पर अपने डिफेंस प्रोडक्शन को मजबूत करना चाहिए और सेल्फ रिलायंस बनना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद एक और चीज है, देखो जरा,
हम्म, हम्म। उसके बाद है यूरोप जो है ना, ठीक है, वो भी मतलब नए पार्टनर ढूंढ रहा है, ठीक है। तो उसमें इंडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि हाँ भाई, डिफेंस प्रोडक्शन में आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिया मजबूत होता है तो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी इन इंडियन ओशन रीजन में, अब ये देखो इंडियन ओशन रीजन में भी इंडिया की पकड़ मजबूत होगी, ठीक है। डिफेंस का एक्सपोर्ट तो हमारा बढ़ेगा ही, और देखा हमने बढ़ भी रहा है ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखते हैं कि सरकार ने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसीजरल नॉर्म्स नीडेड। डिफेंस प्रोडक्शन में हमें आत्मनिर्भर बनना है या डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा और सरकार ने क्या किया है, देखो जरा। देखो, देखो, पहला क्या है, रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन। भाई आप लाइसेंस दो इजी, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर को अलाउ करो, ठीक है, एमएसएमई स्टार्टअप इन सबको प्रमोट करो, सिंपल सी बात है, तभी तो प्राइवेट प्लेयर आएगा ना, ठीक है। तभी तो नई नई इसमें स्टार्टअप शुरू होंगे। फास्टर अप्रूवल दे दो आप, ठीक है, एक्सपोर्ट लाइसेंस, अगर एक्सपोर्ट करना है ऑब्वियस सी बात है, फास्टर अप्रूवल दे दो लाइसेंस के लिए। ज्वाइंट वेंचर करो, आप प्राइवेट और पब्लिक कोऑपरेट कर सकते हैं इसमें से। टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दो, ठीक है, ये भी जरूरत है ताकि हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन ग्रोथ हो सके। उसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउ करो। तो अगर हमें देखो क्या है, अगर हमें क्या करना है कि अगर हमें देखो यूएस डॉलर 50 बिलियन का एक्सपोर्ट हमें करना है, 2029 का हमारा ये टारगेट है। तो हम चाहते हैं कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन जो है ना $50 बिलियन का हो 2029 तक। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी और सरकार कर भी रही है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये सब चीजें, अब अच्छा ना, डिफेंस प्रोडक्शन में इन सब में डीआरडीओ का रोल क्या है, ये थोड़ा देख लेते हैं। डीआरडीओ का रोल ऑफ डीआरडीओ सॉरी एंड एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। डीआरडीओ का रोल समझ लेते हैं, ठीक है, देखें, डीआरडीओ का रोल समझ लेते हैं। देखो, डीआरडीओ रोल मस्ट इवॉल्व। एक्चुअली डीआरडीओ को ना रिसर्च पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, ताकि इस वेपन्स प्रोडक्शन में ना रिसर्च अच्छे से हो सके। अब उसके बाद क्या है ना, ठीक है, देखो, और प्रोडक्शन में ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक और प्राइवेट को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि अकेले पब्लिक सेक्टर जब हमारा डिफेंस में था तो हमने देखा उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन होता नहीं था, और हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट थे, तो प्राइवेट प्लेयर को भी आना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद ना जो रिसर्च हो, ठीक है, वो उसमें से हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी दुनिया में नई टेक्नोलॉजी इस डिफेंस में आ रही है, उस पे हम रिसर्च करें, उन चीजों के साथ मैच करें। उसके बाद ये देखो, इंडस्ट्री रिसर्च सॉरी इंडस्ट्री रिसर्च एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। अगर हम देखो रिसर्च करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम अच्छे वेपन्स बना पाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज, मतलब डीआरडीओ रिसर्च करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कोलैबोरेशन भी कर सकता है दूसरे कंट्री की रिसर्च मतलब एजेंसी से, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से। तो ऑब्वियस सी बात है इससे क्या होगा कि हमारे जो वेपन्स हैं वो मतलब अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, दूसरे जो कंट्री है वो फिर उसको इंपोर्ट करेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। देखो जरा, हाँ, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन एंड मार्केट एक्सेस। ये देखो, हमारा एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा, दूसरे कंट्रीज के मार्केट में हमारे जो वेपन्स हैं इनकी जो डिमांड है कब बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है जब हमारे हम प्रोफेशनली काम करेंगे, हमारा स्टाफ प्रोफेशनल होगा, ठीक है, और अच्छे वेपन्स हम बनाएंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा भाई, अगर ग्लोबल पार्टनर्स के साथ हमें एफडीआई लानी है तो ऑब्वियस सी बात है हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस देनी पड़ेगी ना। अगर हमें एक्सपोर्ट भी करना है तो भी सिंगल विंडो क्लियरेंस, अगर मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर मान लो कि हमें एफडीआई लानी है तो सिंगल सिंगल विंडो क्लियरेंस, जल्दी से क्लियरेंस मिल जाए, ठीक है। उसके बाद है ये जो मिनिस्ट्रीज हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करें, ठीक है। आगे देखो और क्या क्या हमें करना चाहिए, देखो हालांकि सरकार क्या क्या और कर रही है, देखो जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट दे। अच्छा, लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है, एक होता है लोन, ठीक है, लोन, और एक होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या डिफरेंस, मान लो लेट से 100 करोड़ का लोन लिया,
किसी कंपनी ने, तो 100 करोड़ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लाइन ऑफ क्रेडिट में ऐसा नहीं होता है। लेट से 100 करोड़ का ही लिया, तो उसमें से मान लो पहले कंपनी ने 50 करोड़ निकाल लिए, ठीक है, तो 50 करोड़ निकाल लिए तो 50 करोड़ पे ही उसको इंटरेस्ट पड़ेगा, बाकी 50 करोड़ पे नहीं पड़ेगा। और जब वो निकालेगी तब इससे कंपनियों को फायदा होता है कि भाई अभी हमें 50 करोड़ की जरूरत है तो हम 50 करोड़ ही निकालते हैं ना, ठीक है, बाकी सारे पे इंटरेस्ट क्यों देंगे। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट होती है, ठीक है, ये डिफरेंस है, याद रखना। उसके बाद है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हम एग्रीमेंट करें दूसरे देशों की गवर्नमेंट के साथ भी हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म सर्विस एंड मेंटेनेंस कमिटमेंट। तो बीच बात है, अगर वेपन्स खराब हो जा रहे हैं तो उनकी मेंटेनेंस भी तो हम करवाएं, दूसरा कोई कंट्री हमसे खरीद रहा है, उनके वेपन्स में कुछ कमी आ गई तो बीच बात हमें मेंटेनेंस वगैरह भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ये भी सब हम कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, इससे क्या होगा, हमारे ऊपर ट्रस्ट भी तो बढ़ेगा, इंडिया के ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ेगा, जो कंट्रीज हमसे सामान खरीद रहे हैं डिफेंस का, उनका ट्रस्ट भी मजबूत होगा, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद और देखते हैं, चलो। अच्छा, इससे हमें इकोनॉमिक सेंस में क्या फायदा होगा, देखो बहुत फायदा होगा। हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा ना। देखो हम कितना ज्यादा मतलब इंपोर्ट करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा तो हम डिफेंस को इंपोर्ट करते हैं, तो ये हमारा जो फॉरेन करेंसी है वो बचेगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। उसके बाद क्या है, हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी तो हाई स्किल वाला जनरेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। जियो पोलिटिकल लेवरेज, हमारी इस एरिया में साउथ एशिया में पकड़ भी मजबूत हो जाएगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद है नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सोवरेनिटी में भी फायदा मिलेगा, ठीक है, हम अपनी सिक्योरिटी को भी मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान चाइना हमारे जो हॉस्टाइल नेबर है, ठीक है, इस वजह से हम अपनी सिक्योरिटी को भी मजबूत कर सकते हैं, इकोनॉमिक सोवरेनिटी भी रहेगी, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, तो ये सब हमें फायदे मिलेंगे, ठीक है। तो इसके वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसका, देखो जरा, देखो तो वे फॉरवर्ड में अगर कुछ पॉइंट लिखने हैं तो क्या लिखोगे, देखो ये जो टेस्टिंग सर्टिफिकेशन है इसको सिंप्लीफाई करो, वेपन्स की जो टेस्टिंग होती है इसको क्या करो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। और जो भी आप वेपन्स बनाओ, ठीक है, वो क्वालिटी के होने चाहिए। भाई दूसरे कंट्री का भी इंपोर्ट करेंगे हमारे देश से, कब खरीदेंगे, जब हमारे क्वालिटी वाले होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे, ऐसे थोड़ी खराब थोड़ी खरीद लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो अगर हमें वेपन्स अच्छे बनाने हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये टेस्टिंग फैसिलिटी हमने देख ही लिया, ये मजबूत करनी पड़ेगी। और इंटरनेशनल लेवल के हमें वेपन्स बनाने पड़ेंगे ताकि उनका स्टैंडर्ड ये मैच कर सके। उसके बाद क्या है, क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब क्रेडिट वही लोन वगैरह प्रोवाइड करो, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट दो अच्छे से, ठीक है। एक्सपोर्ट अगर करना चाहती है कोई कंपनी, ऑब्वियस सी बात है एक्सपोर्ट में उसको फाइनेंस चाहिए, वो दो, तभी तो भाई हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट दो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में लोन, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट सब प्रोवाइड करो। उसके बाद है स्किलिंग इकोसिस्टम, डिफेंस सेक्टर में लोगों को स्किल दो ताकि हमें जो हाईली स्किल लोग मिल सके इसमें काम करने के लिए, ठीक है, याद रखोगे। और प्लानिंग वगैरह तो करनी पड़ेगी, ये सब पॉइंट लिख के तुम एक मतलब वे फॉरवर्ड तैयार कर सकते हो। ये रहा मेंस का, ठीक है। अब ये इसका सोर्स क्या रहा है भाई, द हिंदू, ठीक है, इसका सोर्स क्या रहा है, द हिंदू। अब हमारा ये तो खत्म हो गया, अब हमारा देखो नेक्स्ट मेन से रिलेटेड न्यूज है, उसके बारे में देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, पीएम ओपन्स इथियोपिया डोर, इंडिया शुड स्टेप इन, मतलब पीएम नरेंद्र मोदी ये इथियोपिया गए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज है, और कि हमारी अगर पीएम इथियोपिया गए हैं तो इथियोपिया के साथ हम किस तरीके से अपने रिलेशन को और मजबूत कर सकते हैं, हालांकि पास्ट में हमारे रिलेशन रहे हैं, और कैसे मजबूत कर सकते हैं कि हमें जो अफ्रीका में है हमारी रीच ज्यादा हो सके। तो देखते हैं, देखो पीएम नरेंद्र मोदी अफ्रीका सॉरी इथियोपिया गए हुए हैं, ठीक है, पर्सनल डिप्लोमेसी, तो ये सब देखते हैं, ठीक है। इथियोपिया के पहले लोकेशन देखो जरा, ये देखो ये है इथियोपिया, ठीक है, अफ्रीका का कंट्री है, ठीक है। ये देखो गल्फ ऑफ एडन, ये रेड सी है, और इसके नेबरिंग कंट्री भी देख लेना, ये सोमालिया है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा इधर, ठीक है, ये सूडान है, साउथ सूडान है, ठीक है, केनिया, युगांडा, और इसकी कैपिटल आदिस अबाबा। ये लोकेशन याद रखना, ठीक है, इथियोपिया की प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। देखो जरा, तो पीएम मोदी की यहाँ जो विजिट हुई है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ विजिट क्या है, कार डिप्लोमेसी,
जो इथियोपिया के पीएम है, उन्होंने, इथियोपिया के पीएम का नाम क्या है, अबी अहमद, उन्होंने पीएम मोदी को खुद रिसीव किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट है हमारे जो पीएम मोदी हैं, वो अफ्रीकन यूनियन की जो चेयरपर्सन है, ठीक है, महमूद अली यूसुफ, इनसे भी मुलाकात करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है, हालांकि यहाँ पर समझे कि यहाँ पर फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम की मीटिंग होने वाली है। तो पीएम मोदी की जो विजिट है इस मीटिंग के पहले हुई है, तो ये दिखाती है कि हम अफ्रीका को लेके कितना एक्टिव हैं, हम अफ्रीका के साथ अपनी जो रिलेशन है वो कितने मजबूत करना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद एक और चीज देखो, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, मोदी बिकेम द फर्स्ट मेजर ब्रिक्स लीडर टू विजिट इथियोपिया पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट। इसका क्या मतलब है, एक्चुअली अफ्रीका में ना ये इथियोपिया में सिविल वॉर चल रहा था 2020 से 2022 तक। ठीक है, 2020 से 2022 तक ये सिविल वॉर चला था। ये सिविल वॉर शांत हुआ, इसके बाद क्या है ना कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके लीडर्स में अगर देखा जाए तो मोदी जी इंडिया की तरफ से, ठीक है, मोदी जी पहले लीडर रहे हैं जो इथियोपिया गए हुए हैं। ठीक है, तो ये दिखाता है कि हम इथियोपिया को लेके कितना सिंसियर है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, अच्छा ये भी याद रखना है प्रीलिम्स के लिए फैक्ट कि ये जो इथियोपिया है ना, ये ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है। ठीक है, ब्रिक्स ब्रिक्स प्लस बन गया है ना, तो इथियोपिया इसका मेंबर बन चुका है। और जब इथियोपिया को इसमें ब्रिक्स में शामिल करना था तो इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था कि इथियोपिया को बैकिंग दी थी कि भाई इथियोपिया को शामिल कर लीजिए आप। ठीक है, अच्छा अब इससे ये भी चीज है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन हमारा मजबूत होगा। ठीक है, साउथ साउथ कोऑपरेशन हमारा मजबूत होगा क्योंकि पीएम मोदी की जो विजिट है यहाँ पर इथियोपिया में। तो ये कुछ पॉइंट है जो मतलब दिखाते हैं कि इथियोपिया की जो विजिट है उससे वो हमारे लिए क्यों सिग्निफिकेंट है। कुछ और चीजें देखते हैं इसमें से, देखो, हाँ, इसकी स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल क्या डायमेंशन है। देखो, पहले तो हमें याद रखना है कि ये जो इथियोपिया है ना, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो कंट्री हैं उनमें से आता है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ही इथियोपिया आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो कंट्री है उनमें से आता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, एक और चीज है कि यहाँ पर ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो कंट्री है, यहाँ पर अक्सर ना टेंशन रहती है, मतलब सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होती रहती है, सूडान, सोमालिया, इजिप्ट। ठीक है, तो इस एरिया में मतलब क्या है, एक सिविल वॉर सी सिचुएशन रहती है, एक टेंशन सी रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारे हमारे इंडिया के इथियोपिया के साथ रिलेशन और मजबूत होते हैं तो क्या होगा कि हमें ना रेड सी में एक्सेस मिल जाएगी, रेड सी। और रेड सी वगैरह में क्या है कि ना यहाँ पायरेसी का रिस्क रहता है, तो इसमें भी हमें फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हमारी रेड सी में एक्सेस मजबूत हो जाएगी। उसके बाद देखो जरा नेक्स्ट ना, इंडिया को एक ट्रस्टेड अफ्रीका में पार्टनर भी मिल जाएगा, ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, ये अफ्रीका में ये भी फायदा होगा। उसके बाद हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, आगे देखो, अच्छा और भी हमें फायदे क्या मिलेंगे इसमें, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सब में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। यहाँ पर इथियोपिया में स्कोप भी है, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम इन सब फील्ड में भी कोऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो ये सब फायदे हैं। देखो जरा कुछ हाईलाइट्स हैं इसमें से, देखते हैं। देखो, ये जो पिक्चर दिया गया है, इंडिया इथियोपिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है, ये देखो, क्यों न्यूज में पता ही है, मोदी जी गए हैं ये। ठीक है, अभी अहमद वहां के पीएम और मोदी जी, सिंपल सी बात है। देखो, अच्छा ये पास्ट में क्या हमारे इथियोपिया के साथ रिलेशन रहे हैं क्या, बिल्कुल रहे हैं। इवन हमारे तो सिविलाइजेशन लिंक है, इंडस वैली के जमाने से हमारे ये अफ्रीका कंट्री के साथ लिंक रहे हैं, तो हमारे हिस्टोरिकली पास्ट से रहे हैं। कल्चरल लिंक भी है, हमारे कल्चरल एक्सचेंज है, पीपल टू पीपल। इथियोपिया के स्टूडेंट यहाँ आते हैं पढ़ने, हमारे लोग वहाँ काम करने जाते हैं, तो ये हमारे पीपल टू पीपल रिलेशन भी है। उसके बाद है, ये देखो वही बात, वाइब्रेंट डायस्पोरा, हमारे बहुत सारे लोग इथियोपिया में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो। उसके बाद देखो जरा, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में भी, एजुकेशन में बहुत सारे इथियोपिया के स्टूडेंट इंडिया में आके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इथियोपिया में ओपन किए हुए हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद है देखो,
और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो है ही, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया पड़ता है, तो वहां हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी। अब आगे देखो जरा, मोदी जी की विजिट का डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे कैसे बेनिफिट मिलेगा। देखो क्या है, इथियोपिया को हम ना क्या कर सकते हैं, डिफेंस में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। क्यों, सिविल वॉर फेस किया ना इथियोपिया ने, तो obvious सी बात है उनको जरूरत है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं डिफेंस में ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। उसके बाद देखो जरा, ठीक है, ये देखो वही है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तो उस समय इनको जो नीड है वो नीड हम इनको फुलफिल करवा सकते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट रिप्लेनिश करवा सकते हैं, इनको नए वेपन्स वगैरह जो चाहिए वो प्रोवाइड करा सकते हैं, कैपेसिटी इनकी मजबूत कर सकते हैं, इनकी कंपनियों को सपोर्ट कर सकते हैं अपनी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करा के। ठीक है, उसके बाद हमारा और भी फायदा है, हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है, अभी पीछे हमने न्यूज पढ़ा ना, वो भी पार्टनरशिप करवा सकते हैं और पार्टनरशिप कर सकते हैं, इथियोपिया हमारे डिफेंस इक्विपमेंट बाई कर सकता है, तो वो भी तो हमारे लिए फायदा ही है। ठीक है, देखो हमारा डिफेंस में एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं हम, तो उसके लिए इथियोपिया एक अच्छा मार्केट हो सकता है। और देखते हैं, देखो हम्म देखो नेक्स्ट है, एजुकेशन में, कैपेसिटी बिल्डिंग में एंड सॉफ्ट पावर में, इस पे हम क्या रोल निभा सकते हैं। देखो जरा, ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी गुडविल है इथियोपिया में, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, तो और हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वहाँ खोलने में हेल्प करी है, तो ये गुडविल है, एजुकेशन सेक्टर में भी हम अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो जरा क्या है, हालांकि हम करते भी हैं, जैसे हम इथियोपिया के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं सब। उसके बाद देखो जरा, हम इनको एआई फोकस ट्रेनिंग वगैरह ये सब दे सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग दे सकते हैं। अच्छा देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हमने बताया ही पीएचडी करने आते हैं इंडिया में, ठीक है, तो ये इंडिया की एक गुडविल जनरेट करता है, ठीक है, इथियोपिया के लोगों में। देखो जरा, इथियोपिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, देखो 130 मिलियन, तो ऑब्वियस सी बात है अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहाँ हायर एजुकेशन की नीड होगी, स्किल इंस्टीट्यूशन की नीड होगी, तो इस पे हम मदद कर सकते हैं, इनकी कोऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे देखो, इससे क्या होगा, हमारी सॉफ्ट पावर भी तो मजबूत होगी। अब आगे कुछ देखते हैं इसमें से, देखो हम्म ये क्या है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, मतलब इकोनॉमिक एंगेजमेंट में मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ये क्या मतलब है, कुछ हम इसमें मिस कर गए हैं, क्या मिस कर गए हैं वो देखते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जब मोदी जी की विजिट हुई है ना, तो ऑप्शंस ऑफ फॉर्मल इंडियन बिजनेस डेलीगेशन, मतलब देखो जब किसी लीडर की विजिट होती है तो बिजनेस डेलीगेशन, बिजनेसमैन भी साथ में जाते हैं और कुछ बिजनेस से रिलेटेड भी डील होती है, वो इसमें नहीं रहा। ठीक है, बिजनेस डेलीगेशन नहीं गया हुआ है, ठीक है, तो ये एक कमी रही है। उसके बाद है एक चीज देखो जरा, हालांकि पास्ट में हमने देखा कि इंडिया की जो एफडीआई है इथियोपिया में, ठीक है, 5 बिलियन डॉलर यूएस, ठीक है, यूएस डॉलर 5 बिलियन, इससे मतलब इससे ज्यादा है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा हमारी, मगर इस बार हम ऐसी कोई बिजनेस डेलीगेशन भी नहीं गया, तो मतलब बिजनेस रिलेटेड बहुत सारी डील नहीं हो पाई हमारी। उसके बाद देखो, इथियोपिया चाहता है कि आईएमएफ जो उसको मतलब लोन देता है, जो उसने डेप्ट लिया है, लोन लिया है, तो उसमें भी हम यहाँ पर कुछ उसको रिलैक्सेशन मिले, तो वो भी बातें नहीं हो पाई। उसके बाद एक और चीजें देखो जरा, G20 से भी जो लोन इथियोपिया ने लिया है, उसमें भी उसमें भी इथियोपिया चाहता था कि इंडिया हेल्प करे। ठीक है, तो इंडिया हालांकि इस पे भी सपोर्ट करेगा, बट उतना ज्यादा बात नहीं हो पाई है, तभी तो लिखा है ना मिस्ड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद क्या है, हालांकि पास्ट में हमारे बहुत अच्छे यहाँ पर रिलेशंस रहे हैं, रिलेशन तो अभी भी बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पर यही है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक सेंस में हम ज्यादा इस मीटिंग में कर नहीं पाए। ठीक है, हालांकि ये 1-to-1 मीटिंग थी, इस वजह से इतना ज्यादा नहीं हो पाया। सरकार की भी प्लानिंग थी कि मतलब यहाँ सिर्फ पीएम मोदी की विजिट होगी, और इतना बिजनेस डेलीगेशन का पहले भी सरकार का प्लान नहीं था, बट हमें एग्जाम में लिखते समय अगर क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा ये एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं था बिजनेस डेलीगेशन ले जाने का, तभी वो लोग नहीं ले गए थे, बट हम अपनी तरफ से हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा, अगर मान लो कि इस तरीके से पूछ लिया जाता है कुछ, तो हमें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमारी देखो यहाँ पर
इंडिया की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रही है यहाँ पर 2005 से 2009 में हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। तो इस हम चाहते थे कि इसका भी रिवाइवल हो, मतलब और ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए डील हो, बट वो भी जब बिजनेस डेलीगेशन गया ही नहीं था तो फिर इतनी ज्यादा डील हो कहाँ पाएगी। तो इसी वजह से ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही है। ठीक है, अब ये देखो फिक्की डेलीगेशन, ठीक है, पहले पास्ट में फिक्की, ठीक है, ये भी गया हुआ था वहां पर, तो ये भी नहीं गया इस बार, तो ये थोड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही है। ठीक है, याद रखोगे। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद देखो हम अलग ये इथियोपिया में कॉपरेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, इथियोपिया के साथ। देखो देखो हमारे obvious सी बात है, यूएस, यूरोप, चाइना, इनके साथ डिफेंस को लेके obvious सी बात है, इनसे हम चीजें यूएस से लेके और यूरोप में रशिया वगैरह से लेके हम इंपोर्ट ही करते हैं। ठीक है, चाइना पे भी हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, ठीक है, अदर चीजों को लेके। तो हम ये चाहते हैं कि ना कि इन पे डिपेंडेंसी हमारी थोड़ी कम हो, तो उसके लिए इथियोपिया एक अच्छा मार्केट हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम इथियोपिया में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये मजबूत करवा सकते हैं, ये पार्टनरशिप कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इंडिया की एमएसएमई के लिए जो इथियोपिया है वो गेटवे बन सकता है वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री के लिए। ठीक है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, क्योंकि यहीं से तो हम वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में इंटर करेंगे, तो एक गेटवे के तरीके काम कर सकता है। ठीक है, देखो जरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, ये जो इनका अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल, जो अफ्रीका के कंट्री हैं, फ्री ट्रेड एरिया बनाए हुए हैं, ये जो अफ्रीका के सारे कंट्रीज हैं, यहाँ पर हम अपनी मार्केट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, याद रखोगे। अब इसमें वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है देखते हैं, वे फॉरवर्ड में देखते हैं, वे फॉरवर्ड में चलो देखते हैं, कुछ पॉइंट वे फॉरवर्ड में लिख देंगे। देखो क्या लिखेंगे, देखो रेगुलर इंडिया इथियोपिया बिजनेस फोरम हो, ऑब्वियस सी बात है, हमें तो वे फोरम में ऐसे पॉइंट लिखने हैं जिससे हमें लगे कि हम इंडिया और इथियोपिया के रिलेशन को और मजबूत कर सकते हैं। कैसे मजबूत होंगे, मजबूत ऐसे होंगे जब रेगुलर मीटिंग होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करें इथियोपियन कंपनीज को, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट दे, हमारी जो कंपनी पार्टनरशिप करना चाहते हैं उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दे। ठीक है, ये सारी चीजें आगे देखो। नेक्स्ट, डिफेंस में कॉपरेशन करें। हम डिफेंस में अगर सेल्फ रिलायंस बनना चाहते हैं, हमें मार्केट तो चाहिए ना। इथियोपिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अफ्रीका के अदर कंट्री अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, वेस्ट अफ्रीका के कंट्री, क्यों, क्योंकि चाइना और ये तो हमारे यूरोप के कंट्री, ठीक है, अमेरिका, यहाँ तो हम बहुत ज्यादा हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। वो लोग तो ऑब्वियस सी बात है, उनसे हम खुद इंपोर्ट करते हैं, तो वो लोग तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इक्विपमेंट इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ मार्केट मिल जाएगा अच्छा खासा, है ना। ठीक है, उसके बाद है, हाँ, इथियोपिया की कैपेसिटी बिल्डिंग में हम हेल्प कर सकते हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन में, ये सब ये वे फॉरवर्ड पॉइंट हो जाएंगे। और ये देखो, ठीक है, अफ्रीकन, ठीक है, कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, यहाँ पर हम कोऑपरेशन कर सकते हैं, अफ्रीका में हमें अच्छा खासा मार्केट मिल सकता है। तो ये चीजें याद रखो कि ये हमारा सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस इसका सोर्स है, याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ नोट्स बना लोगे। अब हम कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन स्कीम ऑपरेट अंडर विच मिनिस्ट्री, विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये जो स्कीम है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। तो देखो यहाँ पर देखो, अब ये बात है, यहाँ पर अगर मान लो कि इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है तो कैसे गेस करोगे इसमें से। तो एक बात समझो, पहले समझो कि यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर देखो एक चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन, और ये देखो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन है, थोड़ा मैच कर रहा है, बट अभी ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखो, पहले जो गलत है वो देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसको तो आप हटा ही दो। ठीक है, रूरल, ये भाई कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री है, तो ये रूरल डेवलपमेंट कहाँ से आ गया।
उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भाई ये इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो दो ऑप्शन तो हट गए। अब आप 50-50 में पहुंच गए, ठीक है। 50-50 में आप रिस्क ले सकते हैं। हालांकि अब इसमें भी और अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो यही सोचोगे, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, इंफॉर्मेशन को फैलाना। इंफॉर्मेशन कैसे फैलेगी? ब्रॉडकास्टिंग से, है ना। जब आप ठीक है टीवी के थ्रू, ठीक है न्यूज के थ्रू, तो अगर इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन फैलेगी, जब इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, तो इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा यही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्योंकि न्यूज को क्या है, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना है, फैलाना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो कब पहुंचेगी? जब ब्रॉडकास्टिंग टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, इन सब में चलेगी, तभी तो पहुंचेगी। तो ऐसे क्वेश्चन ना आप इसमें से कुछ गेस कर सकते हो अगर आपको नहीं भी पता है तो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ये देखो, इसका ऑप्शन यही है, आंसर यही है, ठीक है। ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, क्लियर। हाँ, उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। सॉरी, देखो, व्हाइट स्पॉट डिजीज रिसेंटली रिपोर्टेड इन द न्यूज इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ पैथोजन। ये व्हाइट स्पॉटेड डिजीज है, ये रिसेंटली देखी गई है, ठीक है। तो ये किससे होती है, मतलब किससे होती है, ये किस पैथोजन से होती है? देखो, पैथोजन्स में बैक्टीरिया भी आता है, वायरस भी आता है, फंगस भी आता है, प्रोटोजुआ भी आता है। तो ये किससे होती है? देखो, ऐसे क्वेश्चन में तुम गेस नहीं लगा सकते। देखो, ऐसे में पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर छोड़ दो। तो सिंपल सी बात है, इसका करेक्ट आंसर है वायरस, ठीक है। मैंने फिर से कहा, देखो इसमें तुम आप गेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर छोड़ दो, रिस्क मत लेना, नहीं निगेटिव में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वायरस से फैलती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये होती किस में से है? ये जो मरीन एनिमल होते हैं ना, ठीक है, क्रस्टेशियंस, ठीक है, मरीन एनिमल जो होते हैं उनमें ये होती है व्हाइट स्पॉटेड, ठीक है, सिंड्रोम। तो और ये जो मरीन एनिमल मतलब, ठीक है, मरीन एनिमल ओशन में जो लिविंग क्रिएचर रहते हैं उनमें हो सकती है, ब्रैकिश वाटर में रहने वालों में हो सकती है, फ्रेश वाटर में रहने वाला इनमें भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे फिशेस हो गए, ठीक है, प्रॉन हो गए, इनमें हो जाती है ये डिजीज, ठीक है। तो याद रखोगे ये। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जरा, ये देखो, ख्योनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन न्यूज फॉर वाइल्ड लाइफ साइटिंग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, मिसिंग है। यहाँ एक जंगली कुत्ता होता है, ठीक है, वाइल्ड डॉग, ढोल जिसे बोलते हैं, ठीक है, ढोल। उसको देखा गया है किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और वो कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। मतलब ये खिवनी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां पर रिसेंटली एक ढोल जंगली कुत्ता देखा गया है, ठीक है। तो वो कहाँ सिचुएटेड है? एक्चुअली वो है मध्य प्रदेश में। देखो, ये भी वही क्वेश्चन है भाई, इसमें भी आप गेस नहीं कर सकते कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, इसमें आप गेस नहीं कर सकते। पता है तो पता है, नहीं पता है तो ठीक है, गलत मत टिक करना, ठीक। देखते हैं जरा इसको, क्या देखो, ये देखो, ठीक है, मध्य प्रदेश में है भाई, ठीक है। खियोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। अच्छा, यहाँ पर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है, ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो ढोल, ठीक है, इंडियन वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता है, ठीक है। ये इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट में, ठीक है। और ये कार्निवोर है, कार्निवोर मांस खाता है, ठीक है, याद रखोगे। हालांकि और कहाँ कहाँ पाया जाता है एक्चुअली ना, ये एक्चुअली और कहाँ कहाँ पाया जाता है नहीं ये कहोगे पाया ही कहाँ जाता है, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। और ये इस जो खियोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना, ये देखा गया है, मतलब यहाँ मिलता नहीं है, तो इस वजह से ये खियोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है, ठीक है, याद रखोगे ये चीजें। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, विच स्टेट इनेक्टेड द प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट इन दिसंबर 2025? किस स्टेट ने ऐसा एक्ट बनाया है जो गिग वर्कर के वेलफेयर के लिए, ठीक है। गिग वर्कर पता है ना, ये जोमेटो, स्विगी, ये जो डिलीवरी करते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, ब्लिंकिट वाले सब, तो उन्हें गिग वर्कर कहते हैं। तो अभी ये दिसंबर में किस स्टेट ने कानून बनाया उनके वेलफेयर के लिए? हालांकि पहले भी बना चुके हैं, बट ये दिसंबर में पूछा गया किसने बनाया है, ठीक। तो आंसर इसका रहेगा झारखंड, ठीक है। ये देखो, आंसर रहेगा इसका झारखंड, याद रखोगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो गिग वर्कर हैं उनके वेलफेयर के लिए, कितनी मुश्किल में गिग वर्कर काम करते हैं पता है, 10 मिनट में डिलीवरी करनी है, ठीक है, चाहे बारिश हो रही हो,
चाहे कुछ। और ये जो एक्चुअली क्या है ना कि इनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है। जो ये जो प्लेटफॉर्म वाले होते हैं ना, गिग वर्कर, ठीक है, ये जो मालिक होते हैं, कुल मिला के जो कंपनियां होती हैं, ये इनको कहती हैं कि ये हमारे कोई एम्प्लॉय नहीं है, ये तो जस्ट हमारे पार्टनर है, और पार्टनर के नाम पर फिर इनको सोशल सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब मान लो इनको कल की जॉब ये नहीं कर पाए, या मान लो ये चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर इनकी गई नौकरी गई, और कोई वेलफेयर भी नहीं मतलब इनको कोई पैसे भी प्रोवाइड नहीं करते हैं ये लोग। तो सरकार चाहती है कि भाई इनका कुछ वेलफेयर सुनिश्चित हो सके, ठीक है, इस वजह से याद रखोगे। तो क्या बनाया गया है, गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, जहां पर ये लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, और उसके बाद इनको देखो, ठीक है, इंश्योरेंस बेनिफिट दिया जाएगा, इनको एक कार्ड दिया जाएगा, और पेनल्टी भी लगेगी। किसको पेनल्टी लगेगी, जो नॉन कंप्लायंट एग्रीगेटर है, ये जो कंपनियां है ना, अगर सरकार के इस कानून के साथ कंप्लाई नहीं करेंगे ना, तो फिर उनको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्यों किया गया है, ताकि जो गिग वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन है वो रोका जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, विच स्टेट क्लिंच द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 टाइटल। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ये किस राज्य ने जीता है। तो एक्चुअली इसका आंसर है झारखंड। देखो ये भी वही है, ये इस तरीके की न्यूज जो मतलब क्वेश्चन है वो वनडे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही है भाई, इसमें पता है तो पता है, अब मतलब इसमें भी गेस नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये झारखंड ने जीता है, ठीक है, किसको हरा के, हरियाणा को हरा के। बाकी छोटी छोटी बातें, किसने कितने रन बनाए ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है, बस किसने जीता है बस इतना ही याद रखना, ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा, तो ये प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब आज कुछ मेंस के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन देखेंगे। देखो मेंस के क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, देखेंगे। देखो, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट रेगुलेट द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहोक जजेस। मतलब इसमें से गौर से देखो क्या क्या कीवर्ड है। एक तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किसके लिए देखने हैं, एडहोक जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, और कहां पर, हाई कोर्ट में। उसके बाद क्या है, हाईलाइट द मेजर प्रैक्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी। क्या इसमें एडहोक जजेज हैं जो हमें हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है, तो उनके अपॉइंटमेंट में क्या जो डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है, वो हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है, और उनका सोल्यूशन क्या देना है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। समझ में आया सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं कि एडहोक जज को हाई कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, और क्या डिफिकल्टीज आती हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर, ठीक है। देखते हैं, तो आंसर शुरू करेंगे इसका। देखो आंसर, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, इससे रिलेटेड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होगा, लगभग वही 30 वर्ड का कह सकते हो, 30 वर्ड का, ठीक है, 30 वर्ड का एक इंट्रोडक्शन दे देंगे। हालांकि देखो यहाँ तो ज्यादा लिखा होता है, ये मॉडल आंसर होता है, आप इतना बड़ा नहीं लिखना है कि सारा छाप दो, ठीक है, ये मॉडल आंसर होता है। मॉडल आंसर में हम वैसे भी कुछ ज्यादा पॉइंट लिखते हैं समझाने के लिए, आपको ना वर्ड जितने लिखने, जितने शब्द लिखने उतने आप लिमिट में लिखोगे, ठीक है। देखो जरा, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोवाइड करता है एडहोक जज को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखो जरा, अच्छा ये कब एडहोक जज अपॉइंट किए जाते हैं, एक्चुअली एडहोक जज होते ही क्या है पहले ये समझ लो। देखो एडहोक जज क्या होते हैं, जो रिटायर्ड जज हो चुके होते हैं। अगर कोर्ट में ना टेम्परेरी शॉर्टेज हो गई, मान लो कोई केस को लेके बहुत ज्यादा, मतलब केस को लेके जजों की जरूरत है और जज है नहीं है, या अचानक से केस बढ़ गए हैं, या कुछ केस जल्दी निपटाने हैं। हमारे यहाँ देखो कोर्ट में कितने पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। अब केसेस को जल्दी निपटाने हैं और जजों की संख्या कम है, तो केसेस को जल्दी निपटाने के लिए ये एडहोक जजेज बढ़ा दिए जाते हैं, ये बुला लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एडहोक जजेज याद रखना, ठीक है। और इसमें होते कौन है, रिटायर्ड जो जज होते हैं, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनको बुला लिया जाता है, ठीक है। देखो जरा, तो वही है, अगर यहाँ पर क्या है कि गैप है, कमी है, ठीक है, जजों की, तो इस वजह से इनको बुला लिए जाएंगे। अब देखो जरा, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, देखो
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इनके अपॉइंटमेंट को लेके, देखो जरा, आर्टिकल 224A, ठीक है, ये याद रखोगे ये सब। अगर एग्जाम में मेंस में ये आर्टिकल लिखोगे तो वैल्यू एडिशन होता है, तभी मार्क्स मिलते हैं, तभी एग्जामिनर को लगता है, कॉपी चेक करने वाले को, कि स्टूडेंट ने यहाँ सीरियसली पढ़ा है, मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन याद है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया है, कुछ भी लिख दोगे, मतलब एक भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नहीं लिखोगे तो मार्क्स कम मिलेंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल लिखोगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ये वैल्यू एडिशन हो जाता है ना भाई। देखो जरा, तो आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा 224A, ये एम्पावर करता है चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, क्या, कि आप प्रेसिडेंट से कंसेंट ले लीजिए, प्रेसिडेंट से कंसेंट लेके रिटायर्ड जो जज होते हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को एडहोक जज अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, ये पॉइंट सिंपल है। आगे देखो जरा, उसके बाद अच्छा, ये जो जज आप अपॉइंट करोगे वो क्वालिफाइड भी होने चाहिए हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, ठीक है, आर्टिकल 217। ऐसा नहीं कि उनके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, आप किसी को भी बना दोगे, नहीं, क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए उनके अंदर जज बनने की, ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, जब ये जज बनाए जाते हैं तो उनको सेम पावर रहती है, सेम पावर सेम प्रिविलेज जो परमानेंट जज को होती है। हाँ, बट परमानेंट नौकरी नहीं होती इनकी, याद रखना, इनको लिमिटेड टाइम के लिए, जितने काम के लिए इनको बुलाया गया उतने टाइम तक रखना है, बट हाँ, उतने टाइम तक इनको सारी वही पावर्स रहेंगी जो मेन जज को होती है, ठीक है, सारी सुविधाएं वही मिलेंगी, ठीक है। आगे देखो जरा, उसके बाद है, हाँ, अच्छा, इनको क्या सैलरी मिलेगी, ये सब ना प्रेसिडेंट तय करता है, ठीक है, कितना अलाउंसेस सैलरी जो भी मिलेगी वो सब प्रेसिडेंट तय करता है, याद रखोगे, ये देखो, ठीक है, अलाउंसेस, प्रिविलेज, ठीक है, सर्विस कंडीशन, ये सब प्रेसिडेंट तय करता है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ठीक है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ये अपना प्रेसिडेंट तय करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, देखो। अच्छा, इनका पर्पज क्या है, पर्पज देखो जरा, और भाई हमने क्वेश्चन के शुरू में डिस्कस कर लिया था, भाई पर्पज तो लिखना पड़ेगा ना, पर्पज क्या है, टेम्परेरी, ठीक है, एरियाज ऑफ, ठीक है, केसेस, अचानक से केसेस बढ़ गए, इस वजह से इनको अपॉइंट किया जाता है, या जल्दी जल्दी केसेस को निपटाने हैं, ठीक है। एक और चीज है, मान लो एक्सपीरियंस जज है, ठीक है, वो रिटायर हो गए, उनके पास एक्सपीरियंस भी तो बहुत होता है, ठीक है, तो उनके एक्सपीरियंस को आप यूटिलाइज कर लो, केस जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद जुडिशियल कंटिन्यूटी भी बढ़ी रहेगी आपका, कोर्ट में, जुडिशियल सिस्टम में जनता का ट्रस्ट भी बढ़ेगा कि हाँ, जल्दी जल्दी केसेस निपटाए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं हमारे यहाँ, देखा ये आपने, डेटा देखते हो, 4 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी केस निपटेंगे तो जनता का भी ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं जरा, इसमें और क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो, देखो जरा, हाँ, अब इसने, तो ये तो पहला देखो, हमने पहला पार्ट कर लिया कि ये जो एडहोक जज कौन होते हैं और उनको उनको अपॉइंट करने के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, ये तो लिख दिया। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी था, 2 पार्ट में एक्चुअली क्वेश्चन, दूसरा है कि इसमें लिमिटेशन क्या है, क्या चैलेंजेस है, देखो, ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, ये देखना है, देखो, पहले रेयर इन्वोकेशन, एक तो बहुत ही कम ये यूज किया जाता है, ये आर्टिकल, मतलब बहुत ही कम टाइम में इनको बहुत ही कम बार अपॉइंट किया गया, कह सकते हो, ठीक है, एक तो ये चीज है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंस, भाई आप प्रेसिडेंट की पहले कंसेंट लोगे, और तुमको पता है कि प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, अभी तो इनको मतलब इनकी कंसेंट मिलने में इतना टाइम लग जाता है, ठीक है, पता चला कि जजों की जरूरत आ जाए और कंसेंट मिल रही है 1 महीने बाद, तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम है। एब्सेंस ऑफ गाइडलाइंस, मतलब कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है, टेन्योर कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिम्यूनरेशन क्या है, ये वर्कलोड क्या है, मतलब ये सब कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। उसके बाद है अनक्लियर सर्विस कंडीशन, भी अनक्लियर है, मतलब कितना पे मिलेगा, पेंशन मिलेगा कि नहीं, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा नहीं, ये मतलब क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ही रहेगा, चलो।